हेक्टर ने इशिका की तरफ देखा। ये लड़का जो कह रहा है क्या वो सच है? हेक्टर ने पूछा। उसकी आंखों में देखकर मत बोलना, आयुष धीरे से फुसफुसाया। जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं, कहकर इशिका ने आयुष की बात थाम ली। ठीक है, तब हम तुम्हें रहने दे सकते हैं, लेकिन भानु तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम्हारी प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं होगा, हेक्टर ने कहा। भानु मेरा चचेरा भाई है, वो हमेशा हम दोनों के साथ ही रहता है। अगर हम एक साथ एक कमरे में रहे तो ये कल को हमारे पेरेंट्स को बता देगा और बनी हुई बात भी बिगड़ जाएगी, इसलिए इसे भी हमारे साथ रहने दीजिए। देखिए, इसी वजह से ये हर समय हमारे साथ ही रहता है। इशिका ने भी मनगढ़ंत कहानी सुना दी। अब की बार हेक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट फिर उभर आई। ठीक है, सरसू तुम्हें कमरा दिखा देगा, मैं खाने पर मिलता हूं, कहकर हेक्टर सीढ़ियां चढ़ता चला गया। बूढ़ा सरसू आगे बढ़ा। मेरे पीछे पीछे आइए, कहते हुए सरसू जीने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने के बजाय हॉल के अंधेरे हिस्से की तरफ जाने लगा। वहां दीवारों से लगकर अजीबोगरीब मूर्तियां बनाई हुई थी। इन अजीब मूर्तियों को देख रहे हो? आयुष ने भानु से पूछा। उसने इस दौरान अपना कैमरा भी चुपके से ऑन कर दिया। हाँ, सभी में इंसानों जैसे चेहरे बने हुए और उनके आसपास मोटी मोटी बैलें लिपटी हुई हैं। वो असली बैल है या पत्थर की? भानु ने पूछा और एक मूर्ति को हाथ लगाकर देखा। पत्थर की है, लेकिन देखने में एकदम असली लगती है, भानु ने कहा। यहाँ मुझसे पूछे बगैर किसी भी चीज को हाथ लगाना मना है। ये वास्तुशिल्प बेहद पुराने हैं, प्रिंस हेक्टर इनसे छेड़छाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरसू ने सर्द आवाज में कहा। ओह, आई एम सॉरी, बस मूर्तियां इतनी सुंदर थी कि रहा नहीं गया, आगे से ध्यान रखूंगा, भानु ने कहा। इन अंकल की पीठ में भी आंखें हैं क्या? भानु ने आयुष से फुसफुसाकर पूछा। अब सरसू अंधेरे गलियारे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो महल के भीतरी हिस्से में जा रहा था, अंधेरा और सीलन बढ़ती जा रही थी। ये वहां क्यों जा रहा है? कमरे तो ऊपर होंगे ना? मोंटी ने जैकी से कहा। भाई, ये तेरा 4 कमरे वाला मकान नहीं है, पहले से यहां हर जगह कमरे ही कमरे मिल जाएंगे, जैकी ने समझाया। सरसू हॉल के दाहिने तरफ दिखाई देते गेट की तरफ बढ़ गया। वहां अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आप ठहरिए, मैं उजाला करता हूं, कहते हुए सरसू ने दीवार में बने स्पेस में एक मशाल निकालकर सुलगा ली। मशाल की रोशनी में पूरा गलियारा रोशन हो गया। उस गलियारे से नीचे उतरती सीढ़ियां साफ दिखाई दे रही थी। पुराना महल है, सीलन रहती है, पुराने कमरे हैं और ढेर सारी चीजें पड़ी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं होता तो थोड़ी सी गंद और चूहे वगैरह होंगे, उनसे सावधान रहें और महल के अंधेरे कोनों में बिल्कुल भी ना जाएं, सरसू ने सीढ़ियों पर उतरते हुए कहा। उन सीढ़ियों पर उतरने से पहले सभी ठिठक गए। इस महल का कोई निचला तल भी है? हम नीचे तहखाने में रुकेंगे, इशिका ने कहा। आज तहखाना भी देख ले, बहुत एक्साइटेड थी ना पुराने महलों को देखने के लिए, आज अपनी इच्छा पूरी कर ले, आयुष ने कहा। अंधेरे कोने में कुछ खतरा है क्या? इस बार पिंकी ने पूछा। मैंने अभी बताया ना कि पुराना महल है, रख रखाव नहीं हो पाता, आधी से ज्यादा इमारत खंडर में बदल चुकी है, सालों से यहाँ कोई रौनक नहीं रही, केवल प्रिंस हेक्टर और मैं ही रहता हूँ यहाँ। अक्सर ऐसे पुराने मकानों में सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, और आप जानते ही होंगे कि हर महल के कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ अपने रहस्य होते हैं, और इन कायदे कानूनों को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उन रहस्यों को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार चीजें जानलेवा होती हैं, सरसू ने कहा। वो आखिरी सीढ़ी उतर चुका था। दीवार के कोनों पर लगी मशालों को वो अपनी मशाल से जलाते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। नीचे पहुंचते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अरे यार, नीचे तो गलियारों और कमरों की भूल भुलैया सी बनी हुई है। ऊपर से महल जितना बड़ा दिखाई देता है, नीचे तो और भी फैला हुआ है, आयुष ने कहा। सभी उसकी बात से सहमत थे। मेरे पीछे ही रहना, किसी भी अनजान गलियारे में नहीं चले जाना। पुराने महलों में सुरक्षा की दृष्टि से कुछ जानलेवा और खतरनाक कमरे और रास्ते भी होते हैं। इन अंधेरे मोड़ों में कुछ मोड़ ऐसे ही हैं, तो जिस दिशा में मैं जा रहा हूं उसी दिशा में चलते रहिए, सरसू ने कहा और आगे बढ़ता गया। कुछ गलियारे घूमने के बाद उनके सामने पुराने पत्थरों से खूबसूरती से बनाए हुए शाही कमरे आ चुके थे। तो ये गलियारे के सामने वाले कमरे
मॉन्टी, पिंकी, जैकी और सैंडी जी के लिए। आप चाहे तो एक ही कमरे में रहें या फिर अलग अलग, आपकी मर्जी। और वो दूसरी तरफ के बड़े कमरे आप तीनों के लिए है। सरसू ने आयुष, भानु और इशिका को देखते हुए कहा और कमरों के दरवाजे खोल दिए। दरवाजा खोलते ही सीलन की तेज गंध आई और सबके मुंह बन गए। जैसा कि कहा था, कमरे सालों से बंद हैं, फिर भी मैं अपने स्तर पर रख रखाव की पूरी कोशिश करता हूँ। थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जंगल में रहने से तो अच्छा ही है। आप सभी विश्राम कीजिए, हम खाने की तैयारी करते हैं। जब खाने का समय हो जाएगा आपको बुलाने आ जाऊंगा। सरसू ने सबको उनके कमरे दिखा दिए। इशिका ने कमरे को देखा। वहां पुरानी लकड़ी का एक शानदार बिस्तर रखा हुआ था, जो इतना बड़ा था कि उस पर 5 लोग एक साथ सो सकते थे। कमरे में कोई रोशनदान नहीं था। कोने में रोशनी के लिए मशालें लगाई हुई थी। वेंटिलेशन के लिए कुछ छेद जरूर थे, जो शायद महल के ऊपरी हिस्सों में जाकर खुलते थे। सालों से बंद कमरे के हिसाब से यह कमरा काफी साफ सुथरा था। बिस्तर पर भी धूल का नामो निशान नहीं था। यह कमरा किसका है और इतना साफ सुथरा? आपने तो कहा था कि यह कमरा सालों से बंद है, इशिका ने पूछा। रानी साहिबा के कमरे में से एक है ये कमरा। हर सप्ताह उनके हर कमरे की साफ सफाई हम करते हैं, सरसू ने कहा। रानी साहिबा मतलब प्रिंस सेक्टर की बड़ी बहन? आयुष ने पूछा। हाँ, सरसू ने इतना ही कहा। क्या हुआ था उन्हें? आयुष ने पूछा। कोई बीमारी हो गई थी जिसका इलाज नहीं हो पाया। अजीब अजीब चीजें देखा करती थी। उन्हें लगता था जैसे कोई उन्हें मारना चाहता है। कुछ अजीब शक्तियां उनके आसपास मंडराती थी। वे खून की उल्टियां करती और रातों को उठकर दर्द से तड़प कर चीखती चिल्लाती थी। उनकी चीखों से यह तहखाना कांपता रहता था। इन्हीं गलियारों में वे रात भर पागलों की तरह भटकती रहती थी। लोगों का कहना था कि उन्हें प्रेत बाधा हुई है। यही महल की 4 दीवारी के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार किया था हमने। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वे इसी कमरे में थी, सरसू ने कहा। उसकी आखिरी बात सुनकर तीनों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। प्रेत बाधा? इशिका ने पूछा। प्रेत बाधा मतलब उन पर कोई भूत प्रेत का साया था, या किसी काले जादू का असर, या चुड़ैल, डायन, पिशाच जैसी चीजों ने उन पर कब्जा कर लिया था। ऐसी चीजें जिन पर सवार हो जाती हैं उस व्यक्ति को वो धीरे धीरे करके खोखला करती जाती हैं। जैसे जो को आप जानते हैं वो हमारे शरीर से जैसे जोंक को आप जानते हैं वो हमारे शरीर से चिपटकर खून पीती रहती है, उसी तरह से ये शक्तियां होती हैं। वो हमारा खून, हमारी आत्मा, हमारे पूरे अस्तित्व को ही चूसने लगती है। और आखिर में जब शरीर उनके किसी काम का नहीं रहता तब वो उसे छोड़कर अपने दूसरे शिकार की तरफ चल पड़ती है, सरसू ने कहा। उसकी बात सुनकर सब स्तब्ध रह गए। लेकिन वो ऐसी शक्तियों की चपेट में कैसे आ गई? यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। जाहिर सी बात थी कि उनका कोई दुश्मन भी नहीं रहा होगा। तो ये सब काला जादू, ऊपरी चीजें कहां से और क्यों आ गई? भानु ने पूछा। उसका मन इन चीजों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को सवाल करने से रोक नहीं पाया। आसपास के गांव वाले इस परिवार को सदियों से पसंद नहीं करते साहब। कभी इनके सदस्यों को जिंदा जला दिया जाता था, तो कभी उनका सामूहिक बहिष्कार किया जाता था। और जब ये सब चीजें बंद हो गई, सबने मतलब रखना छोड़ दिया। तो भी लोग अपने टोटकों से बाज नहीं है। गांव में फैली महामारियों का जिम्मेदार अक्सर रानी साहिबा को ठहराया जाता था। इसी वजह से शायद गांव वालों ने कोई टोटका करवा दिया जिसकी चपेट में रानी साहिबा आ गई। लेकिन रानी साहिबा की मौत के बाद उनका श्राप उन गांवों को लग गया। एक घर नहीं बचा था जहां अर्थी ना उठी हो। रानी साहिबा की मौत प्रकोप बनकर टूटी थी उन पर। उसके बाद से कोई आने की हिम्मत नहीं करता था, सरसू ने कहा। लेकिन अब तो सब ठीक है ना? मोंटी ने कहा। वो सरसू की बातों से पहले ही काफी दहशत में आ चुका था। वो उसे रोकना चाहता था, इसलिए उसने टोकना ही सही समझा। सरसू जैसे उसके मन की बात को समझ चुका था। वो अपने उसी अजीब ढंग से मुस्कुराया। अब तो कोई यहाँ आता ही नहीं। प्रिंस अकेले रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं होता।
बाहरी लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं और हम अपनी। महाराज का इस महल से लगाव ना होता तो वे भी कब के विदेश जा चुके होते। यहाँ बचा ही कौन था जिसके लिए मुझे था? बस मिट्टी और अपने घर का मोह था जो उन्हें यहाँ बांधे रखता है। कहते हैं सारी जिंदगी इस महल में गुजार दी, अब आखिरी सांस भी यहीं लेंगे। सरसू ने कहा, जी ठीक है, आप सभी अपने अपने कमरे देख लीजिए और जैसा मैंने कहा है उन नियमों का पालन कीजिए। काफी देर हो गई है, अंधेरा हो चुका है, मैं खाना बना देता हूं। कहते हुए सरसू तेज तेज कदमों से गलियारे में ही कहीं गुम हो गया। इसकी स्पीड देखी, लगता ही नहीं कि ये कोई बुढ़ा आदमी था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा हो जो दौड़ भाग कर रहा हो। भानु ने कहा, तो चलो अब कमरे में थोड़ा आराम करते हैं। वाकई ये महल और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ही वियर्ड है। इशिका ने कहा, हम कमरा बदल नहीं सकते थे? ये उस रानी का कमरा था, उस पर कुछ अजीब चीजें थी ना, वो बुढ़ो बता रहा था ना। इशिका ने कहा, देखो ये कमरा सबसे ज्यादा साफ सुथरा है, वो दूसरे ग्रुप के कमरे देखे, वहां तो हम रह भी नहीं सकते। इस भयानक माहौल में हमें कमरा मिल गया, वही क्या कम है? और क्या अभी भी तुम इन फिजूल चीजों में यकीन कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। पुराने लोग पुराने ख्यालातों के होते हैं, वो हर अजीब चीजों के लिए ऐसी ही पैरानॉर्मल चीजों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके पास जब किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो वह ऐसी कहानियां बना लेते हैं। और दूसरी बात, इन लोगों ने अपने आप को इस महल में ही जैसे कैद करके रखा हुआ है। बाहरी दुनिया से ज्यादा कांटेक्ट ना होने की वजह से शायद ये मेंटली थोड़ा हिले हुए भी है, तो इन्हें ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। बस किसी तरह इस रात को गुजारो और सुबह होते ही यहाँ से निकल लो। भानु ने साफ साफ कह दिया और वो बैग लेकर कमरे के भीतर पहुंच गया। उसने बैग एक कोने में पटका और सीधे जाकर बिस्तर पर लेट गया। क्या आराम मिला है भाई, एक रॉयल बिस्तर पर सोने का सुख क्या होता है ये आज जाना है, भानु ने कहा। भानु बिस्तर पर जूतों के साथ नहीं जाते, खास तौर पर तब जब आप किसी के मेहमान होते। ये महल है और ये रानी जी का कमरा, तो मेरे ख्याल से उनकी इज्जत करते हुए जूतों को उतार ही सकते हो। क्या पता सरसू जब वापस लौटे तो उसे ये बात ना पसंद आए और वो इस पर भी कोई डरावनी कहानी सुना दे, आयुष ने कहा। और वो अपने कैमरे से कमरे के हर भाग की रिकॉर्डिंग करने लगा। मुझे अब और कोई नई कहानी नहीं सुननी, आज के लिए इतना बहुत हो गया। प्रेत बाधा वाले कमरे में रात गुजार रहे हैं, वो किसी एडवेंचर से कम थोड़ी है। इशिका ने भी अपना बैग रख दिया और वो बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने आंखें मूंद ली। मैं एक पावर नैप ले लेती हूं तब तक, इशिका ने कहा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं हूं पर्वत महल उर्फ हेक्टर पैलेस में। यहाँ आने तक का सफर काफी जबरदस्त और डरावना रहा। हमारी जान जाते जाते बची। हम पर एक बहुत ही बड़े नरभक्षी टाइगर ने हमला कर दिया था, जिससे हमने किसी तरह अपनी जान बचाई और इस महल में पहुंच गए। महल का मालिक और उसका नौकर बेहद ही अजीब लोग हैं। उनकी शख्सियत काफी रहस्यमयी है। और गेस व्हाट, लोकल लोगों और दुनिया के हिसाब से ये लोग 10-12 साल पहले ही मर चुके। मतलब दो लोग कैसे इतने सालों से दुनिया से अलग होकर रह सकते हैं कि लोग उन्हें मरा हुआ मान बैठे? है ना हैरानी की बात। हमने उन्हें जिंदा देखा तो हमारी भी बोलती बंद हो गई। महल के भीतर काफी आलीशान शानदार चीजें मौजूद हैं जो एक समय काफी खूबसूरत रही होंगी, लेकिन गुजरते समय के साथ वही चीजें अब हद से ज्यादा डरावनी हो चुकी है। हमें यहाँ काफी चीजें जानने को मिली, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में तफसील से बताऊंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि हेक्टर महल में एक पूरी भूल भुलैया है। मतलब आप यहाँ बिना किसी जानकार आदमी के घूम ही नहीं सकते, गलियों में ही भटकते रह जाएंगे और रहस्यमय गलियों में कुछ खतरनाक चीजें भी छिपी हुई हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कहते हैं हेक्टर पैलेस के सेवक सरसू जी, जो लगभग उन्हीं की उम्र के लगते हैं। हाँ, उम्र से याद आया, दोनों की उम्र हर हाल में 90-95 के आसपास होगी, लेकिन उनकी फुर्ती और तेजी नौजवानों को भी मात दे सकती है। और आपको यकीन नहीं होगा, आज हम उनके मेहमान हैं। लोगों ने उनके बारे में काफी नेगेटिव बातें फैलाई हुई हैं, जो कि साफ पता चलता है कि झूठी है। दोनों थोड़े सनकी जरूर हैं, लेकिन दिल के अच्छे हैं। उन्होंने न सिर्फ बाहरी खतरों से बचाने के लिए हमें अपने महल में शरण दी है, बल्कि हमें शाही कमरों में भी रुकाया है। इस समय हम तहखाने में जिस कमरे में ठहरे हुए हैं, वो कमरा स्वर्गीय महारानी जी का था। सरसू का कहना है कि उन पर किसी पैरानॉर्मल चीजों का असर था, जिनकी वजह से उनकी मौत हुई, और उन्होंने इसी कमरे में इसी बिस्तर पर अपनी आखिरी सांस ली थी, जहां हम सोने वाले हैं। ये वाकई एक जबरदस्त थ्रिल होगा। मैं कोशिश करूंगा इस महल के और रहस्यों को आप तक पहुंचाने की। यहाँ जितना सोचा था उससे भी ज्यादा रहस्य हैं, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आयुष लगातार कैमरा ऑन करके बड़बड़ा रहा था। उसने शुरू से लेकर अब तक हुए सारे वाक्य को थोड़ा मिर्च मसाले के तड़के के साथ परोसना शुरू कर दिया। भाई साहब बस भी कर दे, जब तक तेरा व्लॉग पूरा हो रहा है तब तक तो इशिका एक नींद भी मार चुकी है, भानु ने कहा। आयुष ने 2 मिनट बोलने के बाद कैमरा बंद कर दिया और वो भी जूते उतारकर बिस्तर पर आकर बैठ गया।
कमरे में लगी मशाल लपलपा रही थी। क्या कहता है आयुष? ये लोग मुझे काफी अजीब लग रहे हैं। इनके साथ कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। इस जगह में बहुत गड़बड़ है यार। जैसा तो कहता था ना, कुछ वैसी ही नेगेटिव वाइब्स यहाँ से आती है। मैं इन चीजों में बिलीव तो नहीं करता, लेकिन यहाँ का माहौल ही इतना मनूस है कि ना चाहते हुए भी ऐसी बातें दिमाग में आ रही हैं। भानु ने कहा, वो तो है। सोच, यहाँ अपनी स्टोरी के लिए कितना सारा मटेरियल है। हम यहाँ तहखाने में अकेले हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हम काफी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ। मैं थोड़ा बाहर निकलकर गलियारों की रिकॉर्डिंग भी करना चाहूंगा। आयुष ने कहा, आयुष अब बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। वीडियो के लिए पैशनेट होना अलग चीज होती है, लेकिन हम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। सरसू की दी हुई चेतावनी भूल गया क्या? उसने कहा था कि उनकी इजाजत के बगैर हमें इस महल में और उस भूल भुलैया जैसी गलियों में नहीं घूमना चाहिए। उन अंधेरी गलियों में बहुत सारे खतरे छिपे हुए हैं। याद है ना, हम उस टाइगर से किस तरह बचे थे? अगर वो चाहता तो हमें कब का खत्म कर चुका होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि आज भगवान हमारे साथ था। भानु ने कहा, हाँ, प्रिंस हेक्टर भगवान का दूत बनकर हमारे सामने आए थे। देखा नहीं, उन्हें देखकर टाइगर कैसे शांत हो गया था। आयुष ने कहा और खुद ही अपनी कही बात पर चौंक गया। जान बचाने की आपाधापी में हुई चीजों की वजह से उसने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था। यार भानु, तुझे ये चीज अजीब नहीं लगी कि इतना बड़ा नरभक्षी बाघ हेक्टर को देखकर शांत हो गया? टाइगर्स आमतौर पर ऐसा नहीं करते। वो कोई पालतू जानवर नहीं होते जो इस तरह किसी इंसान को देखकर शांत हो जाएं। वो भी जंगल में रहने वाले जंगली बाघ तो बिल्कुल भी नहीं। आयुष ने कहा, हाँ, ये बात अजीब तो थी, लेकिन उससे हमारी जान बची है तो अजीब होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जान बच गई और इस भयानक जंगल में सिर पर छत मिल गई, यही बहुत है फिलहाल हमारे लिए। भानु ने कहा, भानु, हेक्टर और सरसों की बातें छोड़ो। ये बताओ, ये दूसरी टीम वाले लोग क्या करने आए हैं? वो ट्रैकर तो किसी एंगल से नहीं लगता। उनके पास गन्स भी हैं। मुझे शुरू से ही लग रहा था कि वो सही लोग नहीं है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है उनके साथ। आयुष ने कहा, जो भी गड़बड़ हो, हमें विजिलेंट रहना चाहिए। इस समय हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हम तीनों को एक साथ नहीं सोना चाहिए। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 2 लोग सोएंगे तो एक जागेगा, कुछ टाइम बाद वो सोएगा तो दूसरा जागेगा, पहरा देगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तीनों फौरन तैयार रहेंगे। भानु ने कहा। आयुष को उसकी सलाह सही लगी, लेकिन खतरा एग्जैक्टली है किससे? उन बंदूक वाले लोगों से, जंगल से, महल के रहस्यों से, इस अंधेरे गलियारे से, या हेक्टर और सरसों से? आयुष बड़बड़ाया। नई जगह पर हर चीज से खतरा हो सकता है। हमें फिलहाल सबसे सावधान रहना होगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो। कहते हुए भानु ने सोई हुई इशिका की तरफ देखा। अपने साथ इशिका है, इतने लोगों के बीच अकेली लड़की, शहर, कानून और हर सुरक्षा से दूर ऐसी जगह जहां इमरजेंसी में कोई हमें बचाने वाला भी नहीं आएगा। और मुझे वो दूसरी टीम वाले लोग शुरू से ही सही नहीं लग रहे। तो हमें इशिका के लिए ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। ऐसे माहौल में इंसान के भीतर का जानवर जाग जाता है, और जो लोग पहले से ही जानवर हैं वो तो और बेलगाम वहशी हो जाते हैं। भानु ने धीरे से कहा, भाई, जो बात तू कह रहा है वो बात शुरू से मेरे दिमाग में चल रही थी। मुझे भी अपनी नहीं इशिका की ही फिक्र लगी हुई थी। कोई बात नहीं, किसी तरह से रात काटते हैं और सुबह होते ही इस जगह से निकल जाएंगे। अब तक कोई एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेगा, किसी भी हाल में नहीं। आयुष ने कहा। दूसरे कमरे में मोंटी एंड टीम आपस में किसी बात पर खुसुर फुसुर कर रही थी। देख मोंटी, मुझे ये जगह शुरू से ही पनौती लग रही थी। अब लग रहा है यहाँ आकर फंस गए। ये दोनों बुड्ढे तो जिंदा निकल गए भाई। इनके रहते हम अपना काम कैसे कर सकते हैं? पिंकी ने कहा। हमारे पास पिस्तौल है, हमें कौन रोक सकता है? जैकी ने कहा। अबे हर बात पर पिस्तौल मत निकाला करो। उस बाघ ने जब हमला किया था तब देखा था सबको पिस्तौल चलाते हुए। सबको पिस्तौल चलाते हुए। सबकी हवा टाइट हो गई थी, गोली तक नहीं चल रही थी। सैंडी ने कहा। हाँ, तो हम ये सोचकर थोड़े ही निकले थे कि हमारा सामना किसी बाघ से होगा, वो भी इतने बड़े। उसे देखकर अच्छे अच्छों के होश फाख्ता हो जाएंगे भाई। वैसे भी वो एक गोली से मरने वाली चीज भी नहीं थी। मोंटी ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। और यार, हम पिस्तौल इसलिए लेकर थोड़ी आए थे कि यहाँ कोई जिंदा मिलेगा जिससे हमें लड़ना होगा। हमने तो सोचा था कि हेक्टर वेक्टर जो भी है वो तो कोई साल पहले मर खप गया होगा। लोग बाग उसकी कहानियों के डर से उसके महल के आसपास नहीं जाते। ऐसे में हम जाकर उसके महल में छिपे खजाने को खोजते और समेट कर निकल जाते। आखिर इतने साल से आदमी यहाँ इस सुनसान में दुनिया से अलग थलग होकर सरवाइव कर रहा था, तो पैसा तो हो गया ना उसके पास। पैसा ना भी हुआ तो पुराना पैलेस है, सोने चांदी की चीजों कोई कमी थोड़ी ना होगी यहाँ पर। लेकिन
यहाँ के लिए निकले तो सबसे पहले गड़बड़ हुई उन तीनों से। उनके आने से थोड़ा प्लान खतरे में आ गया था। लेकिन फिर यह हुआ कि शायद वो हमारी हरकतें देखकर हमारे आसपास नहीं आएंगे और कैंपिंग शैम्पिंग करके निकल जाएंगे। हम जैसे महल में थोड़ी ना घुसने वाले थे ये शहर के लौंडे। थोड़ा एडवेंचर करके चले जाते और हम महल की तलाशी लेते और जब मिलता निकाल लेते। लेकिन उस बाघ ने आकर सब गड़बड़ कर दी, पिंकी ने कहा। ऊपर से महल में आते ही ये प्रिंस हेक्टर जिंदा दिख गया, वो भी अपने नौकर के साथ। अब तो पूरा प्लान ही फेल हो गया है। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई कि यहाँ हमारे मतलब की चीजें तो हैं। दोनों मरे नहीं है। देखा ना हॉल में ही कितनी बेशकीमती चीजें मौजूद थी। मुझे लगता है इन बंद तहखानों की गलियारों में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। वहां तक हम जाएं इसलिए जानबूझकर हमें डरावनी कहानियां सुनाई जा रही हैं। पिंकी ने कहा। तो अब आगे क्या प्लान है? जैकी ने पूछा। मेरी बात सुन, वो दोनों बुड्ढे शायद ऊपर ही सोते हैं, उनका नीचे से कोई मतलब नहीं रहेगा। खाना खाने के बाद हम तहखाने के गलियारों में घूमेंगे और हर पुराने कमरे में सावधानी के साथ जाकर खोजबीन करेंगे। जो भी कीमती चीज मिलेगी उसे समेटते चले जाएंगे। देख, बुड्ढे तो इस उम्र में बार बार नीचे आएंगे नहीं। बाकी रहे तीनों लड़के लड़की, तो मुझे नहीं लगता वो रात में अपने कमरे से बाहर भी निकलेंगे। उनमें से तो एक का शायद लड़की के साथ चक्कर भी है, तो ऐसे माहौल का वो भरपूर फायदा उठाएगा और उसी के साथ बिजी रहेगा। उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं रहेगा, तो हम बेरोक टोक छानबीन का पूरा काम करते रहेंगे। मोंटी ने कहा। अबे धीरे धीरे बोल, कहीं हमारा प्लान ना पता चल जाए किसी को। जैकी ने धीरे बोलने का इशारा करते हुए कहा। तो हम खाना खाने के बाद कुछ देर इंतजार करेंगे और उसके बाद अपना असली काम शुरू करेंगे, पिंकी ने कहा। सभी ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिला दिया। खाना तो जब बनेगा तब बनेगा, क्यों ना उसके पहले एक राउंड मार लिया जाए गलियारे का। क्या कहते हो? खाना तो वैसे भी 1-1.5 घंटे से पहले नहीं बनने वाला, पिंकी ने कहा। बैठ जा भाई, इतना उतावला ना बन, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा। ऐसे जल्दबाजी में फैल मत जा। सामान लेकर सुबह सबसे पहले हमें ही निकलना है यहाँ से। तो हम तो सारी रात सोने वाले नहीं हैं, बाकी लोग सोते रहेंगे। उन्हें कानों कान खबर तक नहीं होगी कि उनके पीछे यहाँ आखिर चल क्या रहा है, सैंडी ने कहा। अकेले जाना समझदारी नहीं है, बुड्ढे ने सही कहा था, महल में खतरा हो सकता है। अब कोई खतरा नहीं, इनकी बकैती में मत जाओ। इतने सालों से ये लोग यहीं रहते आए। अगर यहाँ वाकई कोई खतरा होता तो वो भी उसी में कब के मर खप गए होते। उनकी बातों पर यकीन मत करो। अच्छा एक काम करो, कुछ लोग दरवाजे पर नजर रखो और हम दोनों गलियारे के अगले हिस्सों में तलाशी लेते हैं, पिंकी ने जैकी की तरफ देखकर कहा। इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी तो पूरी रात पड़ी है हमारे पास, हम यहाँ आराम करने तो आए नहीं है। जल्दबाजी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मोंटी ने कहा। सैंडी उससे सहमत नजर आ रहा था, जबकि पिंकी और जैकी एक दूसरे से सहमत थे। तुम दोनों नजर रखो, टाइम मिला है तो उसे गंवाना समझदारी नहीं कहलाएगी। हो सकता है इस दौरान हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से हमारी रात भर की मेहनत बच जाए। वैसे भी हमने पहले यही सोचा था कि अगर गलती से बुड्ढा जिंदा रहा तो हम उसे मार कर खजाना लूट लेंगे। उसे तो वैसे भी दुनिया सालों पहले मरा हुआ मान चुकी है, और वैसे भी यहाँ कोई छानबीन करने तो आएगा नहीं, जैकी ने कहा। ठीक है, इसका मतलब कि तुम दोनों मानोगे नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि तुम दोनों मानोगे नहीं, मोंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा तुम दोनों बाद में अपना काम करना, अभी एक काम करते हैं, तुम्हें खोजबीन नहीं करनी है तो मत करो। हम दोनों अपने रिस्क पर करते हैं और इस दौरान जो भी मिलेगा वो हम दोनों का रहेगा। बाद में मत कहना कि पहले नहीं बताया, पिंकी ने कहा। उसकी बात सुनकर मोंटी और सैंडी उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। हद से ज्यादा कमीने लोग हो तुम दोनों। सालों जानते हो यहाँ कदम कदम पर लाखों का माल बिखरा पड़ा होगा, इसलिए इतनी जल्दबाजी मची हुई है तुम दोनों को। ठीक है, हम गलियारे के अगले हिस्से पर नजर रखते हैं, तुम दोनों अपना काम करो। मोंटी ने सहमति दे दी। जैकी और पिंकी ने अपनी बेल्ट में 2 चाकू रख लिए और उन्होंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। पुराना कमरा होने की वजह से सावधानी के बावजूद भी वो चरमराया और उसकी आवाज गलियारे में गूंज उठी। अरे यार, ये पुराने दरवाजे ही हमारा प्लान तमाम कर देंगे, इसे रात में खुला ही रखना होगा, मोंटी ने कहा। जैसे ही दरवाजा खुला दोनों बाहर निकले, वैसे ही अंधेरे से एक साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अपने सामने अचानक किसी को देखकर डर के मारे दोनों का कलेजा मुंह को आ गया। उनकी चीख निकलते निकलते बची। वो कोई और नहीं बल्कि सरसू ही था। मशालों की झिलमिलाती रोशनी में उसका झुर्रियों से भरा अजीब चेहरा काफी डरावना दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैंने आपको बताया था कि इन अंधेरी गलियों में आपका घूमना कितना प्रतिबंधित है, खतरा है यहाँ, इसके बावजूद आप बाहर निकल रहे हैं, सरसू ने कहा।
वो दरअसल कमरे में सीलन की वजह से थोड़ी घुटन सी होने लगी थी, इसलिए थोड़ी ताज़ी हवा के लिए बाहर आए थे। हम खुद उन गलियों और अंधेरों से डरते हैं, तो हमारा उनमें जाने का सवाल ही नहीं उठता। मोंटी ने बात संभालने की कोशिश की। मैं तो आप लोगों को पानी देने आया था, लेकिन देखा कि आप खुद ही बाहर चले आ रहे हैं, सरसू ने कहा। बस वही खुली हवा का चक्कर, जैकी ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ कहा। इसी के साथ सरसू ने अपने हाथ में थमी एक मिट्टी की सुराही जैकी को पकड़ा दी। सुराही वाकई भारी थी। फिर सरसू दूसरी सुराही लेकर आयुष, भानु और इशिका के कमरे की तरफ चला गया। भानु ने दरवाजा खोला। पानी देना भूल गया था, सरसू ने कहा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हम पानी वगैरह अपने साथ कैरी कर रहे थे, भानु ने कहा। लेकिन सरसू पर जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने सुराही उसके हाथों में थमा दी और वापस चल पड़ा। क्या हुआ भानु? आयुष ने पूछा। सरसू जी आए थे, पानी की सुराही देकर गए, भानु ने जवाब दिया। और उसकी नजर मोंटियन टीम पर पड़ी। वो सरसू की तरफ देख रहे थे। जैकी और पिंकी की पीठ के पीछे बेल्ट में छिपा हुआ खंजर उसे दिखाई दे गया था। वो देखते ही ठंड के बावजूद उसके माथे पर पसीना उमड़ आया। उसने फौरन दरवाजा बंद किया और भीतर आ गया। ला पानी दे, आयुष ने कहा। अपनी बोतल का खत्म करो, ये सुराही वगैरह का पानी पीना मुझे ठीक नहीं लग रहा। बाहर कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, सामने वाली टीम के पास कुछ हथियार देखे मैंने। भानु की आवाज में घबराहट थी। हथियार तो हमने टाइगर के अटैक के समय ही देख लिए थे, अब क्या नई बात हो गई? आयुष एकदम सतर्क हो गया। इशिका अभी भी नींद में थी। उनके 2 मेंबर्स के पास चाकू थे, उन्होंने कमर के पीछे छिपा रखे हैं, भानु ने कहा। मैं दरवाजे की दरार से उनकी हरकतें देख रहा था। वो सरसू के आने से पहले कहीं और जाने की तैयारी में थे, जैसे उनका कोई और प्लान हो। लेकिन सरसू ने अचानक आकर उनके प्लान पर पानी फेर दिया। भानु ने कहा, यार मामला तो गंभीर लग रहा है, हम किसी बड़े लफड़े में तो नहीं फंसने जा रहे हैं? आयुष का दिल धड़कने लगा। देख भाई, लफड़ा चाहे बड़ा हो या छोटा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इनसे किसी तरह की कोई बहस नहीं करनी है, ये सही लोग नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, हमें किसी तरह की दावत में जाने की भी जरूरत नहीं है। हम अपने साथ जो खाना लाए हैं वही खाएं तो ज्यादा सही रहेगा, भानु ने कहा। नहीं यार, प्रिंस हेक्टर को कैसे मना कर सकते हैं? पता चला फिर वो अचानक से सनक गया, आयुष ने कहा। ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हमें उन लोगों से जान पहचान नहीं बढ़ानी है। उनसे जितनी कम बातें हो उतना ही सही रहेगा, भानु ने कहा। और प्रिंस हेक्टर का क्या? अगर इनके इरादे सही नहीं हैं तो उन्हें इस बारे में पता होना चाहिए, आयुष ने कहा। वो हमारी टेंशन नहीं है भाई, प्रिंस जाने और उसका काम। हमने सबको बचाने का ठेका नहीं ले रखा है, भानु ने कहा। कैसी बातें कर रहा है यार तू? उनकी उम्र देखो, इस उम्र के लोगों पर हमारे सामने कोई खतरा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अपने बारे में सोचकर उसे इग्नोर करके उन्हें इस तरह मरने के लिए अकेला छोड़ दें, आयुष ने कहा। तेरी बात सही है, हम इस तरह किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम खुद भी मुसीबत में हैं यार। अगर वो लोग राजा साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद उनका निशाना हम ही होंगे, भानु ने कहा। क्या हो सकता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो सकता है कि हम उन लड़कों के बारे में जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात ही ना हो। चाकू तो हमारे पास भी है, लेकिन वो हमने सेफ्टी के लिए रखा है, उससे हमारे इरादे गलत तो नहीं हो जाते? जैसा तूने पहले ही कहा था, बिगड़े लड़के, गंद, शराब, जिप्सी रखना उनके लिए ईगो वाली बात है। शायद हम ही बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आयुष ने कहा। तो वो लोग बाहर गलियारे में क्या कर रहे थे, मना करने के बावजूद भी? भानु ने सवाल पूछा। वही जो थोड़ी देर बाद हम करने वाले थे। पुराना महल है, इतिहास से जुड़ा ना, पुराना महल है, इतिहास से जुड़ी न जाने कितनी चीजें यहाँ हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं। हम यही तो एक्सप्लोर करने आए थे। अब किस्मत से हमें महल के तहखाने में आने का मौका मिल गया है, तो हमारे पास गोल्डन चांस है चीजों को अच्छे से समझने का। यही बात उनके साथ भी होगी, उन्हें भी दिलचस्पी हो रही होगी चीजों को जानने समझने की, आयुष ने सफाई दी। कुछ भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग ट्रैकर्स हैं या उन्हें एक्सप्लोर करने में कोई दिलचस्पी है। इतिहास से तो उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नजर नहीं आता। मुझे उनमें से एक अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आती है यार। देख, वो सही हो या ना हो, लेकिन हमें आज रात किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, चौकन्ना रहना है हर वक्त, भानु ने कहा। आयुष उसकी इस बात से सहमत था। ठीक है, मैं इन मिस्टीरियस चीजों की वीडियो बना लेता हूं तब तक, कहते हुए आयुष ने कैमरा ऑन कर दिया और शुरू हो गया। इशिका पर अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। वो करवटें बदल रही थी। उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो उसके ऊपर एक साया लहरा रहा था, जिसके खुले बाल इशिका के चेहरे को छू रहे थे।
उस काले साए की आंखें लाल अंगारे की तरह सुर्ख थी और मुंह से अजीब सी गुर्राहट निकल रही थी। उस साए को देखकर इशिका एकदम से जड़ हो गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे गले में अटक गई। उसकी सांस एकदम से रुक गई। वो चाहकर भी अपने शरीर के किसी भी हिस्से को हिला नहीं पा रही थी। लग रहा था जैसे पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। इशिका ने कांपते हुए अपने ऊपर हवा में तैरते उस साए की तरफ देखा। उसने राजसी वस्त्र पहन रखे जिसके किनारे हवा में तैर रहे थे। उस साए का चेहरा बालों में ढका होने की वजह से उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे बिस्तर पर सोने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस साए के गले से एक सर्द आवाज निकली, जिसे सुनकर इशिका की रीढ़ की हड्डी में सेरन दौड़ गई। वो चीखना चाहती थी, मदद बुलाना चाहती थी, इस बिस्तर से उठकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसके आसपास आयुष और भानु सो रहे थे। उन्हें जैसे किसी चीज की कोई खबर ही नहीं थी। तुम नीच इंसान मेरे महल में क्या कर रहे हो, वो भी मेरे कमरे और मेरे बिस्तर पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बिस्तर पर सोने की? वो साया इस बार जोर से चीखा। इसी के साथ उसके बाल लहराए और उसका चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखों से जैसे खून बह रहा था। त्वचा पूरी तरह सफेद थी, चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां बनी हुई थी और मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। उसके दांत जैसे नुकीले होते जा रहे थे। उस साए ने अपनी उंगलियां इशिका के चेहरे की तरफ बढ़ाई। इशिका थर थर कांपने लगी। उसकी विकृत उंगलियों के नाखून बेहद घिनौने और लंबे थे। उनके किनारों से ताजा खून टपक रहा था। इशिका ने अपने चेहरे को उन नाखूनों से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पाई। रुक जा, इतने सालों बाद आज नौजवान गर्म खून मिला है, मुझे इससे अपनी प्यास बुझाने दे, उस साए ने कहा। इसी के साथ इशिका का शरीर जैसे आजाद हो गया। उसके हाथ पांव हिलने लगे। इशिका ने तेजी से करवट ली और अपने आप को नुकीले पंजों से बचा लिया, लेकिन इसी के साथ वो बिस्तर से नीचे जा गिरी। गिरते ही उसने आंखें खोली। वो खुले आसमान के नीचे पहुंच चुकी थी। उसने हैरानी से अपने आसपास देखा। उसके सामने महल का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा था और पीछे था घना जंगल। इस अंधेरे में बड़े बड़े पेड़ दानवों की तरह जैसे उसे फाड़ खाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। मैं जरूर सपना देख रही हूँ। अगर ऐसा हो तो मुझे इस सपने से निकलना होगा। अगर ऐसा है तो मुझे इस सपने से निकलना होगा, हर हाल में निकलना होगा। आयुष, भानु, मुझे जगाओ! इशिका चीखने लगी। उसके चीखते ही एक भयानक गुर्राहट गूंज उठी। उस गुर्राहट से उसकी आवाज ही बंद हो गई। उसने गुर्राहट की तरफ देखा। वही भयानक बाघ उसके पीछे खड़ा था। उसके मुंह से ताजा खून टपक रहा था। उसने ताजा ताजा किसी को अपना शिकार बनाया था। उसे देखकर वो कांप उठी। बाघ उसे घूर रहा था। इशिका की नजर उसके पैरों पर पड़ी। वो किसी की लाश थी। बाघ ने उस लाश में अपने दांत कड़ाए और उसे पूरी तरह भंभोड़कर उसके मांस का टुकड़ा निकालकर उसे चबाने लगा। लाश की उंगलियां हिली। इशिका वो देखकर डर से कांप उठी। वो आदमी जो भी कोई था, वो मरा नहीं था। बाघ उसे जिंदा ही नोच रहा था। कौन था वो? इशिका की नजर एक कैमरे पर पड़ी जो बाघ के पंजों के पास पड़ा था। आयुष? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयुष! इशिका चीख पड़ी। बाघ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और वो आयुष को नोचता रहा। उसकी तरफ जाने की कोशिश भी मत करना, वरना बाघ का अगला शिकार तुम ही होगी और यकीन मानो वो तुम्हारे साथ भी कोई रहमदिली नहीं दिखाएगा। उसके पीछे एक सर्द आवाज उभरी। उसने पलट कर देखा। वो सफेद बाल वाले लंबे बूढ़े को पहचान सकती थी। उसकी नीली आंखें, झुर्रियों वाला चेहरा, लंबे नाखून और वो अजीब सा चोगा जिसमें वो जैसे लहरा रहा था, वो हेक्टर था। उसके साथ एक अजीब सा इंसान या इंसान जैसा ही कोई प्राणी था जो झुका हुआ था। उसकी कुबड़ निकली हुई थी। उसके कुबड़ से कुछ अजीब सी चीजें जैसे बाहर निकलने को बेचैन नजर आ रही थी। इशिका ये देखकर जड़ हो गई। मेरे पास मत आना। तुमने मेरे दोस्तों के साथ ये क्यों किया? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम हो कौन? इशिका चीख पड़ी। हेक्टर मुस्कुराया।